बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें हमारे पास एक तो था नल वेक्टर्स और दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स और तीसरा हमारे पास यूनिट वेक्टर्स। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझेंगे और फिर उसकी बुनियाद पर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स की वैल्यूज भी कैलकुलेट करेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर्स पर। देखें, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स उस वक्त इक्वल हो सकते हैं अगर उनकी मैग्नीट्यूड यानी उनकी लेंथ ऑफ वेक्टर्स और उनकी डायरेक्शन दोनों की क्या हो, सेम हो। मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो। अब रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पोजीशन, यानी मैंने लिखा भी है कि टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पोजीशन। सपोज करें मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, तो ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे अगर इनकी मैग्नीट्यूड्स बराबर हो जाए और इनकी डायरेक्शनें भी सेम हो, तो ये इक्वल कहलाएंगे। अब हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। इन्हें हम पैरेलल कह सकते हैं अगर इनकी सिर्फ डायरेक्शन सेम हो जाए। यहां डायरेक्शन से ताल्लुक है, यहां मैग्नीट्यूड से ताल्लुक नहीं है। तो मैंने ये एक इलामत बनाई यहां पर कि ए पैरेलल होगा बी के अगर दोनों के यूनिट वेक्टर्स आपस में इक्वल आ जाए। तो एक नोट यहां पर बनता है हमारे लिए कि ऑल इक्वल वेक्टर्स, ये जो हमने पढ़े हैं ना, जितने भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो तमाम के तमाम पैरेलल होते हैं, मगर तमाम तर पैरेलल वेक्टर्स, ऑल पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल। क्योंकि हो सकता है उनकी मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है उनकी मैग्नीट्यूड बराबर ना हो। चले मैं ये कहता हूं कि लेट से मेरे पास ये एक वेक्टर है ए, सपोज कर ले ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी, हियर इज अनदर वेक्टर्स दैट इज ऑफ सी। अब ये तीनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, मगर ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको खत्म कर दूं, ए और बी को देखूं, तो ए और बी इनकी लेंथ भी बराबर है, यानी इनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। लिहाजा ये हमारे पास ये दोनों, मैं कह सकता हूं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। मगर ये तीनों आपस में ये इक्वल नहीं है, पैरेलल है। So all parallel vectors or equal vectors are parallel and all parallel vectors may or may not be equal depending upon their magnitudes. तो अब हम लोग बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सी पॉइंट मैंने ये लिखा था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वेक्टर एडिशन के उलट होता है, रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और एडिशन ऑफ वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकेट में होते हैं, रिवर्स में होते हैं। सो अ वेक्टर कैन बी डिवाइडेड और स्प्लिटेड इनटू टू और मोर पार्ट्स। अब मैंने एक वेक्टर को कैसे डिवाइड करना है, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में, तो उसका एक तरीकाकार ये है कि सपोज करें मेरे पास एक वेक्टर है ए, दिस वन इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो अब मैं उसको स्प्लिट करूंगा कैसे, बाय ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम इट्स हेड टू द एक्सिस। अब हमारे पास जो बन गया ये P से M पर, ये हमारे पास ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने इसके हेड से एक्स एक्सिस पर, जहां से एंगल बन रहा था। अगर आपने इस एंगल की कंसीडरेशन की है तो बेशक कि यहां कर दो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास अगर आप देखें तो ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ प्रोजेक्शन आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, ओ से एम पर
ये जो प्रोजेक्शन अवेलेबल है वेक्टर ए का, इसको मैं कह रहा हूं एक्स कंपोनेंट। सो ए एक्स इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आप इसी तरह इस चीज को देखें, दिस वन, ये हमारे पास एम से पी पर, ये एक्चुअली है इधर इस जगह पर, इंडिकेशन यहां पर है, मैंने डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर दिया। दिस वन इज अलोंग वाई एक्सिस। सो ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट बनाएगा, ए वाई, इसलिए मैंने इसको लिखा ए वाई इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है और उनकी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो उसके लिए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ये मेरा चौथा पॉइंट था इस लेक्चर का। सो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ए एक्स इफेक्टिव वैल्यू है ए वेक्टर की अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई इफेक्टिव वैल्यू है वेक्टर ए की अलोंग वाई एक्सिस। सो मैं अब इनको कैलकुलेट करना चाहता हूं, एक्स कंपोनेंट को भी और वाई कंपोनेंट को भी। तो मैं पहले बात करता हूं एक्स कंपोनेंट की। सो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स ए। सो अगर आप ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल हमारे पास यहां एक ट्राइंगल बन रही है ओ एम पी, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहां मैं ये कह देता हूं कि हियर्स ओ एम पी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए। तो इस ए एक्स के लिए मैं क्या करता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देखें गौर से तो ये तो बन जाती है बेस। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th और 10th क्लास में, ट्राइंगल को सॉल्व किया होगा। ये बन जाता है परपेंडिकुलर। वाइल अगर वेक्टर इटसेल्फ ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, वितर जिसे उर्दू में कह देते हैं वतर, हाइपोटेन्यूज। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे असल में चाहिए ए एक्स। मेरे पास मौजूद क्या है, ए वेक्टर्स की लेंथ और साथ एंगल। तो मुझे कैलकुलेट करना है ए एक्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज मौजूद है, एंगल मौजूद है, बेस चाहिए। तो आप जानते हैं एक रेशो होती है कॉज की। सो उस कॉज वाली रेशो को यहां अप्लाई करते हैं, कॉज ऑफ एंगल थीटा, कंसाइडिंग साइड ऑफ एंगल थीटा। सो वो हमारे पास कॉज ऑफ एंगल थीटा क्या बनेगा, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो हमारे पास ये बेस जो है, बेस हमारे पास क्या मौजूद है, ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए। सो दिस वन इज द ए एक्स एंड हियर इज ऑफ ए। तो अगर मैं इसको देखूं और से तो ये मेरे पास ए जो होगा इसको आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इधर। सो दैट्स वाई ए एक्स अकेला बच गया। ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा। हियर इज द वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मौजूद है, एंगल का पता है आपको, तो आप उसका एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वाई कंपोनेंट पर। सो वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, उसके लिए भी आपको इसी ट्रायंगल में आना पड़ेगा। अगर आप इसमें देखें तो ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर, दिस वन परपेंडिकुलर्स, हियर इज द हाइपोटेन्यूज। अब मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर वाई कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग इसी ट्रायंगल में बात करें तो वी कैन से दैट हम लोग साइन ऑफ एंगल थीटा अप्लाई कर देते हैं। साइन थीटा क्या कहता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर हमारे पास ओवर क्या जी, हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज ऑफ ए वाई, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए। तो हमारे पास ये ऊपर आया ए वाई, नीचे क्या आ गया, ए। तो मैं अगर इसको यहां ले आऊं, इस चीज को मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ये बन जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए
into sine of angle theta। ये मेरे पास वैल्यू बन गई ए वाई। वाई हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स ए की ये वैल्यू है। सपोज करें मेरे पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर की उसने मैग्नीट्यूड दी हुई है, सपोज करें दैट इज ऑफ 5 यूनिट्स, और उसने जो एंगल दिया हुआ था थीटा दैट इज ऑफ 30 डिग्री। तो अब आप इसकी मदद से आप x कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और y कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। हमारे पास ये x कंपोनेंट क्या बन जाएगा, वैल्यू है हमारे पास a की क्या 5 और cos ऑफ व्हाट 30 डिग्री। cos ऑफ 30 हमारे पास यहां पर आप अप्लाई कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में, सो ये 5 तो वैसे का वैसे रहेगा, और cos 30 हमारे पास cos ऑफ 0 होता है 1, तो cos ऑफ 30 हमारे पास जो है दैट इज एक्चुअली 0.866। इसे आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे आपस में। इसी तरह अगर आप y कंपोनेंट चाहते हैं ए वाई, तो इस इक्वेशन में पुट करें। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 और साइन ऑफ एंगल क्या थी 30, साइन 30 1/2 होता है, लिहाजा 5 तो वैसे ही रहेगा और ये 0.5 आप मल्टीप्लाई करवा देंगे ए वाई आ जाएगा। सो आप x वैल्यू और y वैल्यू y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास मैग्नीट्यूड मौजूद हो और साथ क्या अवेलेबल हो एंगल। अगले टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि अगर मेरे पास वेक्टर के कंपोनेंट्स पता हो तो मैं वेक्टर को ड्राइव कर सकता हूं या नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है आपको कि मैंने वेक्टर डिवाइड किया था, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे, ऊपर मैंने ये लिखा भी था कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। अगले टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके, इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करके वेक्टर हासिल करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।